बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, जब सोशल मीडिया का ये दौर नहीं था तो घर बैठे दुनिया कैसे घूमते थे? किताबों के ज़रिए। और आज भी मेरी किताबों से मोहब्बत बिल्कुल वैसी की वैसी है। ऑल्दो नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, पढ़ने में मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक़ आगे की नस्ल में ट्रांसफ़र हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हर आदमी किताब पढ़ने का शौकीन है, चाहे जितना मर्ज़ी मसरूफ़ हो, पर किताबों की अपने टेस्ट के हिसाब से कलेक्शन हर एक ने बनाई हुई है। बचपन में बच्चों की किताबों से स्टार्ट किया है और अब अपने मिजाज के हिसाब की किताबों पे चले गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा शौक़ है और यही शौक़ अब हम हुसैन में भी डेवलप कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी किताबें वो ख़रीद के लाते हैं, रोज़ रीडिंग करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा मुझे खला महसूस होता है। जब हम पाकिस्तान में थे तो यकीन माने कभी इस किस्म की दुश्वारी पेश ही नहीं आई। इवन दुबई में भी रहते हुए कोई एक इस्लामियात की क्लास होती है, कोई एक सोशल स्टडीज़ की क्लास होती है, कहीं ना कहीं अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने मज़हब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन यहाँ आके ये चीज़ बहुत दुश्वार लगने लगी। तो मेरे पास बहुत प्यारा एक पैकेज आया और आप देखिए कि ये किताबें कितनी प्रेजेंटेबल हैं, कितनी अट्रैक्टिव हैं। यकीन माने इन्हें खोला तो सबसे पहले मैंने ख़ुद ही पढ़ना शुरू कर दिया कि इसमें लिखा क्या है, हालांकि हैं ये बच्चों के लिए। This beautiful collection sent to me by Little Dreamland Creations, authored by सुबो जावेद। जितना प्यारा ऑथर का नाम है, यकीन करें उतना ही प्यारा इनका काम है। किताबें बेशक उनकी हैं, उन्होंने मुझे भेजी हैं, लेकिन यकीन माने रिव्यू बिल्कुल जेन्युइन है। और हमारे यहाँ तो आपको पता है रिव्यू करने के लिए एक प्रॉपर रिव्यूअर मौजूद है जो कि इसी एज का है और इन किताबों को बहुत अच्छी तरह से जज भी कर सकता है। सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये किताब देख के हुई क्योंकि ये मेरा फेवरेट लफ्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात में, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत होनी चाहिए। और कोई किताब आपको ये बात बता रही हो तो मैं कहती हूँ कि बच्चे के दिल में उतर जाती है। याद करें, हमें कहानियाँ कितने अच्छे से याद हैं जो हमने बचपन में पढ़ी थी। Something amazing about Allah and helps us understand His love, kindness, and power. Through this guide, you'll discover how Allah's 99 names show His incredible qualities and how He cares for everyone in this special ways. It's a wonderful way to learn more about Allah and feel closer to Him every day. आप लोग तो जानते ही हैं, मेरा मानना ये है कि बात करने का तरीका होना चाहिए, वरना बच्चे को क्या, बड़े को भी बात नहीं समझ आती। Ar-Rahman, the most gracious, Allah is always caring and loving. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे से कहें कि 99 नेम्स ऑफ अल्लाह हैं, चलो उन्हें याद करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो इस छोटी उम्र में ये काम मुश्किल है। लेकिन इस एक्टिविटी बुक ने इतना उसको मज़ेदार बना दिया कि दिन में मेरा ख्याल है 3-4 दफ़ा हुसैन ख़ुद गया राइटिंग टेबल पर बैठ के कलर करने के लिए और फिर मुझे आके बताता था कि इस नाम का मामा ये मतलब है। तो हो गई ना एक अचीवमेंट। यही छोटी छोटी सी विंस जो है ना, वो लाइफ में आपको कहीं से कहीं ले जाती है। That means praise be to Allah or thank God for kids. It's a way to express gratitude. Do we say Alhamdulillah? It is a way to express gratitude and appreciation to Allah for the good things in our lives. The food that I eat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I can share my blessings with others. Alhamdulillah, I can play with my friends. Alhamdulillah for Allah's creations. Be grateful for all the blessings. Even if you don't have something that you desire, you should always say Alhamdulillah for everything you have. Alhamdulillah.
अगर मेरी तरह आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर फेथ डेवलप करने की ज़रूरत है, चाहे आप किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, तो यकीन माने इस तरह की किताबें बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हैं। इनको देख के बच्चे खुश भी होते हैं, उन्हें इस बात का एहसास भी होता है कि सिर्फ हमें बड़े बड़े से लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ हमें चीज़ें नहीं सिखाई जा रही, जबकि हमारी क्लास में दूसरे बच्चों को तो सिखाई नहीं जाती। जब वो इस तरह की किताबें हाथों में लेते हैं तो एक सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा होता है। उन्हें पता चलता है कि उन जैसे और भी बहुत से लोग हैं, और दिल में लगन आती है कि ख़ुद से एक्सप्लोर करें, ख़ुद से पढ़ें। यकीन माने हुसैन ख़ुद कितनी दफ़ा ये किताबें लेके बैठा पढ़ने के लिए, खुश हुआ कि इसमें से कितनी दुआएं मुझे आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इन किताबों के अलावा मज़ीद एक्टिविटी बुक्स और स्टोरीज़ भी अवेलेबल हैं। तो सुबह जावेद की लिटिल ड्रीम क्रिएशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने बच्चों के लिए ज़रूर ऑर्डर करें और मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। हमारी तरफ से सुबह जावेद को ऑल द बेस्ट। तो जनाब, रीडिंग तो एक एस्पेक्ट है, एक एक्टिविटी है। आजकल बच्चे फ्री हैं, यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं, स्कूल से ऑलमोस्ट फ़ारिग होने वाले हैं, तो बोर बहुत होते हैं। और मैंने आपसे कहा है ना कि कनाडा की जो गर्मियाँ हैं वो इंतज़ार तो लोग बहुत करते हैं उनका, लेकिन यकीन माने इतना लंबा दिन, रात को 11 बजे तक इशा नहीं होती। वैसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो वाले दिन नहीं आए हैं, लेकिन 10:15 10:30 पे इशा का टाइम चला गया। अब इसी से अंदाज़ा करें कि आपकी सुबह 5 बजे फजर हो जाती है और 11 बजे इशा होती है, तो आपके पास रात कितनी मुख्तसर रह जाती है और दिन कितना तवील। अब इस पूरे दिन को गुजारना बहुत मुश्किल है, जबकि बच्चे 3-4 बजे घर भी आ जाते हैं। इतनी एक्टिविटीज़ चाहिए, इतना खेल कूद चाहिए, मैं तो नहीं दे सकती वो सारा खेल कूद। और तो और जो यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हैं वो भी फ़ारिग होकर घर में बैठे हैं, तो यकीन माने इस कदर हल्ला गुल्ला है, हर 2 मिनट बाद मेरे सर पे आके कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, बोर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अम्मियों के जो दिमाग है ना वो बड़े ज़रखेज़ हैं। अच्छा, जो अम्मियाँ नहीं भी हैं, मतलब जो पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, उनके दिमाग बड़े ज़रखेज़ होते हैं। इनफैक्ट मुझे सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं रहना चाहिए, ये जो साउथ एशियन ख़वातीन हैं बहुत बहुत अक्लमंद हैं। इनसे आप ज़रा कोई एक मदद मांगें तो सही, ये आपको 10 दफ़ा मदद करके देंगी। अब कोई मुझे कह दे बोर हो रहे हैं, तो देखिए मैंने किस किस काम पे लगाया। हज़रात को मैंने भेजा बाहर बारबेक्यू करने के लिए, लड़कियों को मैंने लगाया कि चलो एक बनाए आलू की भुजिया और एक काटे प्याज, और यकीन माने काश मैं आवाज़ें खोल के आपको सुना सकती। घर में ऐसा माहौल था कि पता नहीं क्या हो रहा है, किसी से प्याज नहीं कट रहा था, किसी से आलू नहीं कट रहा था, कोयले ख़त्म हो गए बीच में, तो भाई बारबेक्यू भी अधूरा रहने के चांसेस थे। तो मैंने कहा बिहारी बोटी तो प्लीज़ आप बारबेक्यू पे बना दें, वो घर में मज़ा नहीं देगी, बाकी चिकन का इंतज़ाम मैं कर लेती हूँ। तो झटपट जितनी देर में बाहर बारबेक्यू पे लगी हुई है बिहारी बोटी, उतनी देर में मैंने चिकन को हाफ़ को डाला एयर फ्रायर में और हाफ़ को डाला इस पैन में। यकीन माने इतनी भूख लगी हुई थी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आने के बाद स्टार्ट हुआ है बारबेक्यू, और सबके सब जो है ना वो चाह रहे थे कि बस मिनटों में बन जाए और अम्मा कोई ऐसी जादू की छड़ी चलाएं कि हर चीज़ तैयार होकर टेबल पे पहुंच जाए। पर आज तो अम्मा ने भी ठानी हुई थी कि किसी को भी सुकून से नहीं बैठने दूंगी। मेरा ख्याल है सिर्फ हुसैन था जो फ़न कर रहा था, कभी बाहर जाता था कभी अंदर आता था, बाकी तो हर एक से मैंने काम करवाया। जिसने प्याज काटे वो तो 1 घंटे तक रोते ही रहे और जो धुएं में खड़े हुए थे वो भी गर्मी में बस तड़पते ही रहे। लेकिन मैंने इन्हें समझाया कि भाई यही सब काम ख़वातीन भी करती हैं चूल्हे के आगे, तो एंजॉय करें लाइफ को, अपना खाना खुद पकाइए और आज के दिन माँ की भी खिदमत कीजिए। वैसे मेरी खिदमत का कोई चांस मिला नहीं, क्योंकि मैंने बहुत काम किया। हर चीज़ को इंस्पेक्ट करना, सुपरवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है ना। घर में लेडीज़ के मूड ऑफ हो गए कि हमने तो चिकन बारबेक्यू करना था, तो हमारे कोयले क्यों ख़त्म हो गए। तो इसका भी मैंने टोटका निकाल लिया। मैंने कहा हर चीज़ का इलाज है। जो चिकन हमने ऑलमोस्ट 90% पका लिया था एयर फ्रायर में और पैन में, हमने उसको बाहर भेज दिया। बिहारी पोटी तैयार हो गई थी, उसकी जगह पे हमने ग्रिल में लगाया चिकन। अब
ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये करना है कि इस चिकन को 5 से 10 मिनट इन जलते हुए कोयलों पे छोड़ना है, तो इसके अंदर खुद ब खुद मज़ेदार स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा और बस हमारा चिकन टिक्का भी रेडी होगा। तो बताने का मकसद ये है कि पब्लिक तंग करती रहती है। मुझे अक्सर ख़वातीन के मैसेज आते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे इंगेज रखती हैं, स्पेशली हुसैन के बारे में पूछा होता है कि इंगेज कैसे रखते हैं। तो भाई क्या करेंगे, इसी तरह के कामों में लगा के रखते हैं। अच्छा, जब भी हम बारबेक्यू करते हैं, अगर घर में भुट्टा हो या शकरकंदी हो तो इसे पार्चमेंट पेपर में पहले लपेटते हैं, उसके बाद फॉइल में। डायरेक्ट फॉइल में मैं बहुत कम लपेटती हूँ और इसको आप कोयलों पर रख दीजिए। कोयले अभी जल रहे हैं ना, तो बस जब तक आप खाना खाएंगे आपका मीठा तैयार हो जाएगा। ये शकरकंदी इतनी मज़े की होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बारबेक्यू शकरकंदी, अच्छा सा फ्लेवर और इतनी गूई, और ऐसे लगता है कि आप खीर खा रहे हैं। तो अगर कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, इस दिन तो मैंने बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जैसे कोई बेगम साहिबा होती है। सबसे काम करवाया और ख़ुद बहुत कम काम किया, शुक्र है। सिर्फ़ और सिर्फ सुपरविज़न। टेबल लगाएं, बच्चियां खाना लगाएं, किस तरह से सैलड सर्व करना है, किस तरह से चीज़ों को गर्म रखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में सब के सब जो हैं वो फ्लाइंग कलर से पास हो ही गए, और तो और मेरे मियाँ भी पास हो गए। पिछली दफ़ा जो उन्होंने बारबेक्यू का हाल किया था, उसके बाद तो मुझे बहुत ही शक था कि इस दफ़ा के बारबेक्यू के साथ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है पहली पूरी पहले पराठे की तरह पहले बारबेक्यू को भी चांस देना चाहिए, दूसरा हमेशा अच्छा ही होता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ये आलू की कतलियाँ मैं आपको पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। कुछ भी नहीं किया, आलू, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, पानी डाल के आपने प्रेशर कुक कर देना है। 2 सीटियों के बाद आपके आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। इतनी देर में, जितनी देर में चाय भी नहीं बनती ना, बस उतनी देर में ये आलू पक जाते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत फैंसी खाना पकाते हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना पकाते हैं। आप यकीन माने, हमने इतना डाइन आउट किया हुआ है, हम जब भी अब बाहर खाना खाते हैं हमें अफसोस होता है। बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ जाके हमें यह एहसास हो कि हमारे पैसे वसूल हो गए। अमूमन हमें अफसोस होता है कि यार इससे अच्छा खाना तो हम घर में पका लेते थे। और दूसरा, आजकल इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी है। तो मेरा मशवरा ये है कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाया करें। आपको पता ही होता है अंदर आपने क्या डाला है, और दूसरा, जेब पे भी भारी नहीं होती। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ब्रंच की दावत की थी। अगर आपने ये व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर चेक करें, आपको मज़ा आएगा। उस दावत में हमने मैकरून्स को सर्व किया था। बहुत लोगों ने कहा कि हमें भी इसकी रेसिपी चाहिए, प्लीज़ ज़रूर दें। मैंने उस वक्त नोट कर लिया था। तो आज वो अच्छा सा दिन है जिसमें हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, और आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी आसान रेसिपी है। यहाँ पे देखें, हमारे पास 400 ग्राम कोकोनट है। अच्छा, ये मीठा है, ये स्वीटेंड कोकोनट है, ये सादा कोकोनट नहीं है। तो 400 ग्राम है, 2 पैक्स लिए थे मैंने इसके। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। श्रेडेड कोकोनट, स्वीटेंड, मीठा ही दीजिएगा, इसमें चीनी नहीं डलेगी। अब यहाँ पर आ गया है ऑल पर्पस फ्लावर, जिसको कहते हैं मैदा। क्वांटिटीज़ आराम से आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैदा इसमें आपने डाल देना है, इसमें मिक्स कर देना है ताकि ये जो आपके श्रेड्स हैं ये कोट हो जाए। ठीक है, मैदा हर जगह पहुँच जाए, लग जाए। याद रखें, इसको बनाने से पहले आपने अवन ऑन कर देना है। अवन का प्री हीटेड होना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी में जो टेम्परेचर लिखा हुआ है उससे 3-4 डिग्री ज़्यादा ही रखें, ताकि जब आप अपना अवन खोलें तो थोड़ी सी हीट जो स्केप हो जाती है तो आपका टेम्परेचर इतना डाउन ना हो, वहीं पे पहुँचे जितना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कंडेंस मिल्क का एक डब्बा है, 300 ml का डब्बा है। उसके अंदर मैंने डाला है बादाम का एसेंस, और ये है वनीला एसेंस, यानी आलमंड एसेंस और वनीला एसेंस। अगर आप चाहें तो इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के एसेंस को इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने बस एक बर्तन धोने से अपने आप को बचाया और इसी डब्बे के अंदर एसेंस डाल दिया, ताकि एसेंस पूरे दूध में अच्छी तरह से मिक्स होके फिर जाए कोकोनट में। ऐसा ना हो कि एक जगह पे कोकोनट में आलमंड एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, कहीं वनीला बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अच्छा है लिक्विड सारे के सारे एक जगह पे हो। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ वनीला एसेंस डालते हैं, लेकिन अगर आप आलमंड एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे तो यकीन माने बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, इसका जो आपको मिक्सचर मिलेगा वो काफ़ी स्टिकी होगा और इससे बॉल बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं। पार्चमेंट पेपर यूज़ करें, मेरे पास सिलिकॉन की कुकी क्या कहते हैं इनको, शीट्स, वो हैं, तो मैंने वो बिछा दी। अच्छा, अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा बोर हो रहा है और सबसे ज़्यादा तंग कर रहा है उसको बुलाइए, उससे कहें चलो भाई काम करो। आजकल हमारे बड़े साहबजादे सबसे ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं कि अम्मा मैं बहुत बोर हूँ, तो देख लीजिए हमने किस काम पे लगा दिया। तो बच्चा बड़ा हो या छोटा काम कर सकता है। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स हैं, उसे मैंने 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल के साथ माइक्रोवेव कर लिया ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अपने हाथ को ज़रा गीला करके ये जो भी आपको कोकोनट्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं इनको बिठा दें, वरना ये जल भुन के कबाब हो जाएंगे। इनको आपने कबाब नहीं बनाना, मैक्रोन्स बनाना है। आप लोगों को याद है हम बचपन में ये खाते थे, बेकरी पे मिलते हैं ये पिंक कलर के, इनको मैं तो कहती थी कोकोनट। आप लोग पता नहीं क्या कहते थे, ज़रूर बताइएगा मुझे अगर आपको भी याद आ गया। टोटल 10 से 12 मिनट ये बेक होंगे, अब आपके अवन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से बन के बाहर निकल कर आएंगे। इनको आप छोटा भी बना सकते हैं, इसमें पिंक कलर डाल के बिल्कुल वैसा बना सकते हैं जैसा बेकरी में मिलता था, और या फिर आप मीडियम साइज़ का बना सकते हैं। तो इनको आपने टच नहीं करना है, ये नीचे से अभी अच्छे खासे चिपके हुए हैं, थोड़ी देर में ठंडे होंगे तो बहुत आराम से अलग हो जाएंगे। अगर हमारी तरह आपके यहाँ भी बहुत गर्मी हो रही है तो देखें मेरी चॉकलेट, मैंने बिला वजह इसमें कोकोनट ऑयल डाला, मुझे नहीं डालना चाहिए था, मैं ऐसे ही चॉकलेट को पिघला देती तो ज़्यादा अच्छा था। हुआ ये कि मेरी चॉकलेट ने जमने में इतना टाइम लिया कि मुझे ये मैक्रोन्स जो हैं वो फ्रिज में रखने पड़े। अगर सिर्फ चॉकलेट होती और इसमें कोकोनट ऑयल ना होता तो शायद ये बाहर रखे हुए भी बहुत अच्छे से जम जाती। अच्छा, आपने देखा होगा कि बाहर जो मैक्रोन्स मिलते हैं उनमें डार्क चॉकलेट होती है। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते नहीं हैं तो मैंने मिल्क चॉकलेट चिप्स लिए हुए अपने घर में। आप चाहें तो डार्क भी ले सकते हैं, वाइट भी ले सकते हैं। तो कुछ मैक्रोन्स की मैंने बेस में चॉकलेट लगाई और कुछ के टॉप पे। आप देखें चॉकलेट कितनी देर हो गई है और जम ही नहीं रही है ना, कितनी मेल्टेड है। बहुत गर्मी थी भाई उस दिन, और अवन चल रहा हो तो ऑलरेडी किचन काफ़ी गर्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मज़ेदार किस्म की रेसिपी बन के तैयार हुई है। अगर आपने चॉकलेट लगाई है तो 2-3 दिन में खा लीजिए। इनको आप 2-3 महीनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यकीन करें, बना के एक पूरा बैच आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आराम से बैठी थी चाय पीने के लिए और उसके साथ मैक्रोन्स खाने, और मुस्तकिल हुसैन मेरे पास मंडला रहे थे, और जैसे ही मेरी नज़र हटी उन्होंने फटाफट जो है वो एक मैक्रोन उठाया और भाग गए। तो इतना मज़े का है, इससे अच्छा फ़ीडबैक क्या हो सकता है कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। घर में बनाइए, आप यकीन करें बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा बनेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में बरकत दे, वुसअत दे, आसानी दे, और हमें हर बुरी नज़र और परेशानी से बचाए। हर मामले में हमारे लिए आसानी करें और हमें आसानी देने का शर्फ भी बख्शे। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।